हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी ही भाग 22। प्रताप का घर बनारस। सुबह सुबह प्रताप के घर में रोजाना से ज्यादा शोर शराबा था। आज राजन को देखने लड़की वाले जो आ रहे थे, रसोइये से कहकर प्रताप ने नाश्ता बनाने को कहा। सफाई वाले से वह खुद एक एक कोना साफ करवा रहा था। घर का नौकर प्रताप के लिए चाय लेकर आया और उसकी तरफ बढ़ा दी। रजनवा उठ गवा का, प्रताप ने चाय पीते हुए कहा। राजन बाबू तो अभी सो रहे हैं, नौकर ने कहा। अरे उठाओ उनका भाई साहब, लड़की वाले लेकर आ रहे हैं, कभी भी पहुंचते होंगे। प्रताप ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। जी मालिक, नौकर ने कहा। और जैसे ही जाने लगा, प्रताप ने उसे रोक कर कहा, अच्छा सुनो, वो टेलर से यहाँ कुर्ता पजामा आया जो रजनवा के लिए सिलवाया था, आ गवा का? हाँ मालिक, लड़का कल शाम को ही देकर गया था, आपके कमरे में रखे हैं हम, नौकर ने कहा। जाओ लेकर आओ, हम खुद जाते हैं रजनवा को उठाने के लिए, प्रताप ने कहा और वही बरामदे में घूमते हुए अपनी चाय पीने लगा। नौकर कपड़े लेकर आया और प्रताप की ओर बढ़ा दिए। प्रताप ने चाय का खाली कप रखा और कपड़े लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। प्रताप राजन के कमरे में पहुंचा और देखा कि राजन अभी तक सो रहा था। उन्होंने हाथ में पकड़े कपड़े बिस्तर के कोने पर रखे और राजन के सिरहाने बैठकर उसका सर सहलाते हुए कहा, राजन, ए बेटा उठो, सुबह हो गई है। अमूमन प्रताप कभी ऐसा करता नहीं था, लेकिन आज उसने राजन को बहुत ही प्यार से उठाया था। प्रताप की आवाज सुनकर राजन की आंखें खुली। वह उठा और उबासी लेते हुए कहा, अरे पिताजी, आप सुबह सुबह यहाँ? अरे भाई साहब ने एक रिश्ता बताया है तुम्हारे लिए, आज लड़की वाले तुमको देखने आ रहे हैं, उठो और फटाफट तैयार हो जाओ। कहते हुए प्रताप उठा और कपड़े लेकर राजन के पास चला आया। उसने कपड़े राजन की तरफ बढ़ाए और कहा, जे कपड़े हम तुम्हारे लिए सिलवाए हैं, आज जे पहनना, हम नीचे जाते हैं, बहुत काम देखना है, तुम तैयार होकर नीचे चले आओ। जी पिताजी, राजन ने कपड़े लेकर कहा। प्रताप मुस्कुराकर वहां से चला गया। राजन ने कपड़े बिस्तर पर रखे और खुद भी उनके बगल में आ बैठा। राजन किसी सोच में डूब गया और उसका चेहरा उदासी से घिर गया। कुछ देर बाद राजन उठा और कबर्ड खोला, कोने में रखी तस्वीर को उठाया और उसे देखते हुए कहने लगा, हम जानते हैं तुम लौटकर हमारी जिंदगी में वापस नहीं आओगी। पिताजी हमारी शादी के लिए लड़की देखे हैं। हमने फैसला किया कि हम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, अपने लिए ना सही, पिताजी के लिए। हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हारे जितना प्यार हमें कोई नहीं कर पाएगा, पर हम कोशिश करेंगे अपना प्यार उन्हें दें और उनके साथ एक नई जिंदगी शुरू करें। इस जिंदगी में हम तुमको कबो ना भूल पाएंगे। शादी के बाद जब हमारी कोनो बिटिया हुई तो ओका नाम हम तुम्हारे नाम पर रखेंगे, राज दुलारी। इसे हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रही है। कहते हुए राजन की आंखों में आंसू भर आए। उसने तस्वीर को कोने में न रखकर कबर्ड के किसी ना खुलने वाले दराज में डाल दिया। राजन ने आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और कबर्ड बंद कर नहाने चला गया। नहाकर राजन वापस आया और प्रताप का लाया कुर्ता पजामा पहन लिया। पजामे की फिटिंग अच्छी थी, लेकिन कुर्ता सीने में थोड़ा टाइट था। राजन ने जैसे ही उसे पहना, कुर्ते का बटन टूटकर गिर गया। राजन ने बटन उठाया और शीशे के सामने चला आया। बटन टूटा भी तो ठीक सीने के सामने से। राजन ने हाथ में पकड़े बटन को कुर्ते पर रखा, लेकिन उसे कहां बटन लगाना आता था। उसने बटन को हाथ में लेकर देखा और कहा, पिताजी ने बहुत मन से हमारे लिए जो कपड़े सिलवाए हैं, एक काम करते हैं, पहन लेते हैं, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। शीशे के सामने खड़ा राजन तैयार होने लगा। फिल्म सिटी मुंबई। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। आई नो तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो बैठो, निशी ने वंश की कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। अरे लेकिन हमारा शूट है निशी, वंश ने जाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन निशी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और सामने पड़ी कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, शूट बाद में भी हो सकता है, बैठो और खाओ, इसे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूं। निशी ने डिब्बा खोलकर वंश के सामने कर दिया। वंश ने देखा डिब्बे में पराठे और आलू की सूखी सब्जी रखी थी, जिसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वंश ने आंखें बंद की और खुशबू लेते हुए कहा, कितनी अच्छी खुशबू है,
मैं ये खाना चाहता हूँ। वंश ने अपनी आंखें खोली और प्यार भरी नजरों से निशी को देखने लगा। निशी ने देखा तो मुस्कुराकर कहा, खाओ, तुम खिलाओ ना अपने हाथ से। वंश ने निशी को देखते हुए प्यार से कहा। निशी मुस्कुराई और निवाला तोड़कर वंश को खिला दिया। वंश ने जैसे ही निवाला खाया उसका दिल खुश हो गया। एक तो उसका फेवरेट आलू सब्जी और पराठा, ऊपर से निशी उसे अपने हाथों से खिला रही थी। निशी एक एक करके निवाले वंश को खिलाते जा रही थी और वंश प्यार भरी नजरों से निशी को देखते जा रहा था। एक पराठा खाने के बाद वंश ने निशी को रोकते हुए कहा, 1 मिनट, अगर इसके साथ सॉस होता तो मजा ही आ जाता। तुम्हें पता है, बनारस में मैं जब छोटा था तब माँ मुझे पराठा सब्जी कैसे खिलाती थी। वो सब्जी को पराठे पर रखती, फिर थोड़ा सॉस उस पर डालती, थोड़ा सा बुकनू नहीं जानती, हर एक चटपटा मसाला होता है, फिर उसमें थोड़ा सा प्यार डालती और उसका रोल बनाकर मुझे दे देती थी। हाँ, कितना टेस्टी होता था वो। तुमने कभी ऐसे खाया है? नहीं। और तुम्हें यहाँ सॉस कहाँ से मिलेगा? निशी ने कहा। अरे रुको, कहते हुए वंश ने पलट कर देखा। कुछ ही दूर सुमित खड़ा था। वंश ने उसे आवाज देकर कहा, सुमित सर, मेरे लिए सॉस लेकर आएंगे क्या प्लीज? सुमित ने सुना तो वंश को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या मैं स्पॉट बॉय लगता हूं? बस क्या सर, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अपने हाथ से खिला रही है तो आपको जलन हो रही है ना, इसलिए आप सॉस नहीं दे रहे ना? वंश ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। ओ गॉड वंश, मैंने आज से पहले इतना ड्रामेबाज लड़का नहीं देखा। मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से जलन क्यों होगी? वैसे भी वो मेरे लिए बच्ची जैसी है। इनफैक्ट तुम दोनों ही मेरे लिए बच्चों जैसे हो, सुमित ने चिढ़ते हुए कहा, जो कि उम्र में निशी और वंश से 12 साल बड़ा था। तो फिर क्या आप अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकते प्लीज? वंश ने अपनी ठुड्डी को दोनों हाथों की हथेलियों पर टिकाकर क्यूट बनते हुए कहा। सुमित ने अपना सर झटका और चला गया। वंश निशी की तरफ पलटा और कहा, हाँ, कैसे लोग हैं, सीरीज के हीरो की कोई इज्जत ही नहीं है। निशी वंश की बात का जवाब देती इससे पहले सुमित वहां आया और सॉस का छोटा बोतल वंश के सामने रखकर कहा, ये लो, खाओ, और खबरदार जो तुमने आज के बाद सबके सामने मुझे ये सब लाने को कहा। मैं केडी का मैनेजर हूँ, तुम्हारा नहीं। ओ, आपने तो मुझे रुला ही दिया। आप मुझसे कितना प्यार करते हो सुमित सर, आई लव। वंश ने इतना ही कहा। वह आगे कुछ कहता इससे पहले सुमित ने उसे रोक दिया और कहा, शट अप, ये सब खत्म करो और शूट के लिए आओ। अरे भाई, तू भी खत्म कर दे, रुक जा। ये मेरा बेवकूफ पड़ोसी है जो पता नहीं क्यों खटपट खटपट कर रहा है, छोड़ो इसे। सर, आप खाना चाहेंगे? निशी ने पूछा। थैंक यू निशी, मैंने थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया है, तुम लोग खाओ। एंड वंश, जल्दी करो। कहते हुए सुमित वहां से चला गया। सुमित के जाने के बाद वंश ने एक पराठा उठाया, उसे डिब्बे के ढक्कन पर फैलाया, उस पर सब्जी रखी, थोड़ा सॉस रखा और फिर उसका रोल बनाकर निशी की तरफ बढ़ा दिया। कैसा है? ये बहुत अच्छा है। कहते हुए निशी ने जैसे ही दूसरा टुकड़ा खाया, पराठे में लगा सॉस उसके होठ से थोड़ा साइड में लग गया। वंश की नजर निशी के होठों पर गई तो वह एकटक उसे देखने लगी। निशी उस सॉस के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। वंश ने अपना एक हाथ अब टेबल पर रखा और निशी के करीब आया। निशी की आंखें तो खुली की खुली ही रह गई कि वंश उसके साथ क्या करने वाला था। वंश का चेहरा निशी के चेहरे के बिल्कुल सामने था। वंश के सुर्ख होंठ निशी अपने होठों के बहुत नजदीक पा रही थी। वंश की नजरें भी निशी के होठों पर ही थी। उसने अपनी उंगली को निशी के होठों की तरफ बढ़ाया तो निशी ने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी धड़कनें सामान्य से तेज थी और वह वंश की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। वंश ने उंगली से उसके होठों के नीचे लगे सॉस को पोंछा और पीछे हट गया। निशी ने जब महसूस किया कि वंश उसके करीब नहीं है तो उसने अपनी आंखें खोली। सामने बैठा वंश बेपरवाह सा अपना बनाया रोल खा रहा था। निशी हैरानी से उसे देखने लगी। उसने जो सोचा वंश ने वैसा कुछ भी नहीं किया। निशी को अपनी ओर देखते पाकर वंश ने कहा, अरे वो खाते वक्त तुम्हारे फेस पर सॉस लग गया था। मैंने सोचा, निशी ने थोड़ा कहा और फिर रुक गई। क्या सोचा तुमने? वंश ने निशी के थोड़ा पास आकर पूछा। मैंने सोचा तुम मुझे किस। निशी फिर कहते कहते रुक गई। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस? कहते हुए वंश जैसे ही निशी के करीब आने लगा, निशी ने उसे पीछे धकेला और उठकर वहां से जाते हुए कहा,
अभी इसमें वक्त है मिस्टर वंश गुप्ता। इफ यू आर माइन तो मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ। वंश ने अपनी जगह से उठकर जोर से कहा और निशी हंसते हुए वहां से चली गई। वंश की कैब आकर फिल्म सिटी के बाहर रुकी, लेकिन पीछे बैठा वंश सो रहा था। सर आपकी लोकेशन आ गई है, ड्राइवर ने कहा, लेकिन वंश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बेचारा तो निशी के सपनों में सोया हुआ था। जी हाँ, अभी तक आपने जो भी सुना वो बस वंश का एक खूबसूरत सपना था जो उसने निशी को लेकर देखा था। ड्राइवर ने पलटकर सोए हुए वंश को देखा तो गाड़ी का हॉर्न बजाया। वंश हड़बड़ा कर उठा और कहा, मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा। किसका सर? ड्राइवर ने कहा। वंश को होश आया। उसने देखा ना निशी उसके सामने है, ना ही वह फिल्म सिटी की लोकेशन पर है। उसने खुद को संभाला तो समझ आया कि वह बस एक सपना देख रहा था। वंश ने पैसे दिए और कहा, किसी का भी नहीं, थैंक यू। वेलकम सर, ड्राइवर ने कहा। वंश कैब से नीचे उतरा, अपना सामान लिया और फिल्म सिटी की तरफ बढ़ गया। कैब वहां से आगे बढ़ गई। वंश कुछ कदम चला ही था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। अरे ऐसे कैसे? 355 में बुक किया था और अभी आप 475 मांग रहे हो। लूटने के लिए आपको मैं ही मिली थी क्या? वंश ने पलटकर देखा। कैब के बाहर खड़ी निशी कैब ड्राइवर से झगड़ा कर रही थी। वंश ने अपना सूटकेस वहीं छोड़ा और निशी की तरफ चला आया। अरे मैडम, बारिश की वजह से मैं आपको लंबे रूट से लेकर आया हूँ। जितना भाड़ा बनेगा उतना तो मांगूंगा ना आपसे। चलिए जल्दी दीजिए, मुझे और भी काम है। कैब ड्राइवर ने कहा। काम है मतलब? मैं क्या तुम्हें फ्री दिख रही हूँ? मैं 355 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी, समझे? मुंबई में क्या लूट मचा रखी है आप लोगों ने? निशी ने ड्राइवर को धमकाते हुए कहा। तब तक वंश भी वहां आ चुका था। अरे ऐसा है तो फिर कैब बुक क्यों करती हो? लोकल ट्रेन या ऑटो से आओ ना, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, कैब ड्राइवर ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर निशी को गुस्सा आया और उसने ड्राइवर की तरफ बढ़ते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड क्या? हाँ तुम्हें तो मैं। निशी उससे आगे कुछ कह पाती या उसकी तरफ बढ़ पाती, इससे पहले वंश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे लगभग उठाकर पीछे करते हुए दूसरे हाथ से जेब से 500 का नोट निकाला और ड्राइवर को देकर कहा, कीप द चेंज। वंश छोड़ो मुझे, इससे तो मैं, ये पैसे तुझे हजम नहीं होंगे, धोखेबाज चोर ड्राइवर। ओह छोड़ो मुझे। निशी हाथ पैर मारते हुए ड्राइवर से कहती रही, लेकिन वंश उसे उठाकर वहां से दूर ले गया और कैब ड्राइवर खुशी खुशी वहां से चला गया। शिवम का घर बनारस। मुरारी, अनु और मुन्ना के साथ शिवम के घर आया। तीनों अंदर चले आए। जैसे मुरारी अंदर हॉल में आया, उसकी नजर बरामदे में आती आई पर पड़ी, जिन्होंने कांच का मर्तबान अपने दोनों हाथों में उठा रखा था और जिसमें आम का अचार भरा हुआ था। मुरारी को देखते ही आई ने कहा, अरे आवा मुरारी, आज तो बड़े दिनों बाद घर आए हो। हाँ आई, उस शिवम भैया बुलाए रहे, कुछ बात करनी थी उनसे, और फिर आपको एक तो खुशखबरी भी देनी है। मुरारी ने खुश होते हुए कहा। खुशखबरी? कब फिर से शादी कर रहे हो का मुरारी? आई ने कहा तो मुरारी ने हंसते हुए कहा, अरे का आई, ई उम्र में शादी करेंगे का? हम तो एक बार शादी करके ही गंगा नहा लिए, अब तो मुन्ना और काशी की बारी है। अपनी शादी का नाम सुनकर मुन्ना दूसरी तरफ देखने लगा। शिवम और सारिका भी हॉल में चले आए और बाबा भी बाहर से अंदर आ गए। तुम ये बताओ कि सुबह सुबह अचार कहाँ बेचने निकली हो? मुरारी ने आई के हाथों में पकड़े अचार के मर्तबान को देखकर पूछा। अरे कहाँ बेचने जाएंगे, ई तो हम वंशवा के लिए भेजे रहे सारिका बिटिया के साथ, कल मुंबई जा रही है ना ई। तुम बताओ का खुशखबरी थी? आई ने कहा तो मुरारी ने मुस्कुराते हुए देखा और खुशी भरे स्वर में कहा, बता दें? अब का मुहूर्त निकलवाएं तुम्हारे लिए, बतावा। आई ने कहा। मुरारी ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर सबको देखा और फिर आई की तरफ देखकर कहा, अपना मुन्ना राजनीति में आ रहा है। मुरारी का इतना कहना था कि शिवम का मुंह खुला का खुला रह गया। बाबा को तो चक्कर आने लगे थे। सारिका के कानों में बस मुन्ना और राजनीति शब्द गूंज रहा था और आई के हाथ में पकड़ा अचार का मर्तबान छूटकर नीचे जा गिरा और टूट गया। अब तक आई के अचार के मर्तबान हमेशा मुरारी ने ही तोड़े थे, पर आज मर्तबान आई के हाथों छूटा था। तो अब आगे क्या होगा ये तो महादेव ही जानते हैं, या फिर मैं। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 22। इसका अगला भाग आप सुनेंगे जल्द ही। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। बैकग्राउंड के नॉइस को आप इग्नोर करें और इस बंदे का इलाज तो मैं करके आती हूँ।
मिलते हैं कल, बाय बाय।